तो ये वीज़ा आपके लिए आइडियल है, आपको यूएस में एक लीगल रेजिडेंस मिल जाएगी। E2 हो E1 हो, ये नॉन कैपिंग वीज़ा है, Right. तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा वेट की ज़रूरत नहीं होती है। इस प्रोग्राम के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, बहुत ही अंडररेटेड वीज़ा ही है, मैं समझता हूँ। ट्रीटी वीज़ा है राइट, यूएस का, ओके, और ट्रीटी के अंदर बेसिकली देखा ये जाता है कि आपका ट्रीटी ऑफ कॉमर्स एंड नेविगेशन विद यूएस है कि नहीं। तो यकीनन इसके लिए बिजनेस ओनर होना, एंटरप्रेन्योर होना, ये ट्रेड वगैरह ये सारे मामले ये ना जरूरी है, डेफिनेटली स्किल्ड वर्कर्स के लिए ऐसा बहुत ज़्यादा। आपको देखिए मिनिमम मिलेगा तो 2 years का आपको मिल जाता है, फिर एक्सटेंडेबल है। Right. और अगर मिल जाता है पाकिस्तानी को अक्सर और बेशतर 5 साल का भी डायरेक्टली भी आपको मिल जाता है। Hey guys, welcome back to the Immigration Talk Podcast Season 3 powered by Superior Consulting। Season 1 की बड़ी ज़बरदस्त रिदम के बाद और ब्लॉकबस्टर Season 2 के बाद हम हाजिर हैं Season 3 लेकर। It's gonna be more clear, it's gonna be more insightful and it's gonna be more powerful, क्योंकि हम इस सीज़न के अंदर आपके लिए न्यू इमिग्रेशन प्रोग्राम्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि इससे पहले बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं हुए, और आपको इस ऐसे प्लेटफॉर्म से जो कि मोस्ट ट्रस्टेड है, मोस्ट ऑथेंटिक है, जब यहाँ से आपको इंसाइट्स मिलेंगी तो यकीनन आप अपने मुस्तकबिल के बारे में बेहतर फैसला ले सकते हैं। आज ऐसे ही एक ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक प्रोग्राम के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप अमेरिका जाने का ख्वाब रखते हैं, इस प्रोग्राम के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, बहुत ही अंडररेटेड वीज़ा है, मैं समझता हूँ। और ये वीज़ा है E1 ट्रीटी ट्रेडर वीज़ा। कौन हजरात अप्लाई कर सकते हैं, कौन क्वालिफाई कर सकता है, क्या है ये ट्रेड से मुराद, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, क्या कोई बिजनेस प्लान चाहिए, क्या कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, ग्रीन कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कैसे मिलेगा, हाँ या ना, ये सारे सवाल आज के इस एपिसोड में हम कवर करेंगे विद नन अदर दैन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड द मोस्ट insightful and the most renowned consultant in Pakistan and the Middle East। ऑब्वियसली आप जानते ही हैं। वेलकम करते हैं आदिल इस्माइल साहब को। सर बहुत शुक्रिया एक बार फिर ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपको। आज आपने जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में कहा E1 वीज़ा के बारे में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हम E2 वीज़ा डिस्कस कर चुके हैं, EB5 कर चुके हैं। अमेरिका की बहुत सारी वीज़ा क्लासेस में हम काम करते हैं और हमें एक्सपीरियंस है और हम डिस्कस करते रहते हैं। EB2 NIW ऑब्वियसली लोग जानते ही हैं, बेशुमार सक्सेस स्टोरीज हैं। E1 वीज़ा, ट्रीटी ट्रेडर वीज़ा, मैं चाहूँगा ये थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा बात नहीं होती इस पर, अंडररेटेड भी है, लोग ज़्यादा नहीं जानते। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। ये भी एक पाथवे है, किन लोगों के लिए कैसे जा सकते हैं और क्या सारे मामला हम डिस्कस करते हैं। जी बिल्कुल, ये E1 जो वीज़ा है बेसिकली ट्रीटी वीज़ा है, राइट, यूएस का। ओके, और ट्रीटी के अंदर बेसिकली देखा ये जाता है कि आपका ट्रीटी ऑफ कॉमर्स एंड नेविगेशन विद यूएस है कि नहीं है। ओके, और लकीली पाकिस्तानी है और पाकिस्तान इसके अंदर शामिल है। इसको डिस्कस करने से पहले एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि देखें, पाकिस्तान का यूएस के साथ ट्रेड का जो मामला है, बाकी कोई भी मामला तो उसको उससे दरकिनार जो ट्रेड का मामला है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का जो आईटी का सेक्टर है वो बहुत ट्रेड करता है और बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं, तो बहुत बड़ा जो है वो एक तबका है जो यूएस के साथ नेटवर्क है, जो यूएस के साथ अटैच है और उसके साथ बिजनेस करता है। वो हजरात जो ऑब्वियसली उनको फ्रीक्वेंट चाहिए और वो सिर्फ B1 B2 के ऊपर नहीं रहना चाहते, कोई ऐसा वीज़ा हो जो कि लीगली उनको अलाउ करे, वो वहाँ पर काम कर सकें, वो वहाँ जा सकें, अपने ऑपरेशंस को देख सकें। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद, तो बेसिकली तो ये वीज़ा उनके लिए, वो उनको अट्रैक्ट करता है। बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोग नहीं पता होगा। तो आज एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से आपको जो है वो आगाह कर देंगे इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के हम ये बताएंगे ये ट्रीटी वीज़ा वर्क कैसे करता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने समझ लिया कि आप पाकिस्तानी मौजूद हैं। उसके बाद जब हम देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि क्या आप इंडिविजुअल जो भी अप्लाई कर रहा है उसका ट्रेड है, जो वर्क है या ट्रेड है, वो यूएस के साथ 50% और अबव है या नहीं है। मतलब आपकी 50% ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विसेज जो भी आप दे रहे हैं और उसके साथ जो तिजारत होती है वो 50% और उससे ज़्यादा है या नहीं है। वो आप प्रूव करेंगे ऑब्वियसली अपने ट्रैक रिकॉर्ड से, अपने इनवॉइसेस से, अपने कॉन्ट्रैक्ट से, अपने फाइनेंशियल से, वो आप प्रूव करेंगे और उनके पास भी रिकॉर्ड मौजूद होगा। तो ये आप वीज़ा फाइल करते हैं। तो यकीनन इसके लिए बिजनेस ओनर होना, एंटरप्रेन्योर होना, ये ट्रेड वगैरह ये सारे मामले ये ना ज़रूरी, डेफिनेटली स्किल्ड वर्कर्स के लिए ऐसा बहुत ज़्यादा। हाँ डेफिनेटली, लेकिन ऐसे हजरात जो हमने शुरू में भी एक वीडियो में बात की थी कि जो फ्रीलांसर्स भी हैं, जो अपना कंपनी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन वो ये बताते हैं कि सारा का सारा काम अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू या जितने भी उनकी शायद क्लाइंट हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, तो सर्विस प्रोवाइडर को बहुत सूट करता है। तो ये वो भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। बट एक डिसएडवांटेज इस प्रोग्राम में ये है कि ये प्रोग्राम जो है बेसिकली परमानेंट नहीं है, ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है और ये लीड भी नहीं करता
ओके तो शुरू में मैं लोगों को धचका दे देना चाहता हूँ कि बहरहाल आपको ग्रीन कार्ड इस प्रोग्राम के तहत नहीं मिलेगा, आपको डिफरेंट रूट्स फिर वहाँ रहते हुए बनाने होंगे। Right. सबसे पहला काम तो ये करें कि आप एक अच्छी बिजनेस करें, राइट इस्टेब्लिश करें, अच्छी अर्न करें, और उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम है जैसे EB5 भी है या E1C बेसिकली आप इस वीजा को एज अ लॉन्च पैड भी यूज कर सकते हैं और ट्रांजिशन हम फिर जाहिर सी बात है इसमें डिस्कस क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है कि जो यूएस के अंदर LLC खोल के वर्चुअल ऑफिस खोल के बैठी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनके लिए उनको चाहिए कि भाई अगर जाना आना आपको आसान करना है, आप सिर्फ B1 B2 के ऊपर ना रहें, क्योंकि B1 के अंदर B1 और B2 के अंदर आपको अलाउ है सिर्फ 6 मंथ और लो, बिल्कुल ऐसे या 6 मंथ करें, उससे ऊपर तो नहीं आप जा सकते। ऐसे ही है। तो ऐसे प्रोग्राम के लिए आपको ज़रूरी है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपना जो है वो आना जाना आसान कर लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि B1 B2 भी कभी कभार हासिल करना है वाले जाना जाता है। अगर एक्सपायर हो जाए ये आपको मिनिमम भी आपको देखिए मिनिमम भी मिलेगा तो 2 years का आपको मिल जाता है, फिर एक्सटेंडेबल है। Right. और अगर मिल जाता है पाकिस्तानी को अक्सर और बेशतर 5 साल का भी डायरेक्टली भी आपको मिल जाता है। Right. और ये रिन्यूएबल है इनडेफिनेट टाइम के लिए, जब तक आपका ये काम और आप प्रूव कर रहे हैं कि सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट सब्सटेंशियल बिजनेसेस आप कर रहे हैं वहाँ पर, तो आप इसको जो है ना वो कैरी आउट कर सो हम जो शुरू में आप जो है वो जिक्र कर रहे थे ट्रेड वॉल्यूम के हवाले से, मैं चाहूँगा उसके बारे में दोबारा थोड़ा सा एम्फेसाइज करें कि जो आप बात कर रहे हैं कि यूएस के साथ ट्रेड होना, तो वो जो कितना ज़रूरी है और कितनी हद तक ज़रूरी है, उसकी क्या अमाउंट और वॉल्यूम है जो आप शुरू में बताते देखिए वॉल्यूम तो नहीं है आपका 50, जो भी आप बिजनेस बताते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, उसको मेरा जो बेसिकली एक्सचेंज है वो यूएस के साथ 50%। अगर आप हो सकता है कि आप अपना बिजनेस तो बताएंगे 100% बिजनेस होता है ना, जब 100% का बिजनेस आप बता रहे हैं तो उसमें से 50% की जो आपका मामलात हैं वो यूएस के साथ है। आप चाइना से भी करते हैं, आप डिफरेंट और कंट्री से भी आप कर रहे होते हैं, लेकिन आप जब आप ये प्रूव कर पाएंगे कि मेरा सालाना, आप अपने सालाना जो है वो सारा जब फाइनेंशियल्स दिखाएंगे और अपने कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइसेस और चीज़ें जब बताएंगे, तो उससे सारा चीज़ वाजे हो जाएगी और आप प्रूव कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि इंटरव्यू बेस्ड होता है, यूएस के तमाम प्रोग्राम्स इंटरव्यू बेस्ड होते हैं, तो वहाँ पर आप ये कन्विंस कर सकते हैं उनको। ओके बिल्कुल ठीक है। सो जिस तरह हम बात करें इसके हवाले से आइडिया ये आ रहा है और समझ में तो यही आ रहा है कि वो बिजनेसेस जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं, ट्रेड कर रहे हैं यूएस के साथ, उनके लिए ये है वीज़ा। क्या न्यू बिजनेसेस जो अगर कोई स्टैब्लिश भी करना चाहे तो उनके लिए हो, स्टार्टअप वालों के लिए भी हो सकता है? फिर आपको पिच करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से जो है ना वो 50% एंड अबव, ये मैक्सिमम आपकी ट्रेड जो है वो यूएस के साथ होगी, तो तब भी आप जो है कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपका यूएस में पहले से कोई कंपनी या तो स्टैब्लिश हो। ओके, मतलब कंपनी से मुराद है कि आप काम तो कर रहे हैं, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ते हैं, चीजें कर रहे होते हैं, ट्रेड कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी अपनी कोई कंपनी नहीं है, तो ये मामला उस वक्त जरूरत नहीं है, तो वो कंपनी नहीं हो। हाँ, आपके पास LLC है, आपके पास और कंपनी प्रेजेंस है, आपके पास वर्चुअल ऑफिस है, मेलिंग एड्रेस है, ये आपके केस को स्ट्रेंथन करेगा। ओके, और फिजिकल ऑफिस की जहाँ तक बात होती है, क्योंकि ये भी बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद द बिजनेस, ऑथेंटिसिटी वगैरह के वजह से। लेकिन वीजा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, फिजिकल ऑफिस होना जरूरी या जरूरी नहीं, यूएस के एम्प्लॉइज को हायर करना जरूरी होगा? नहीं, कुछ जरूरी नहीं है इसके अंदर, ओके, लेकिन ऑब्वियसली एडेड एडवांटेज होता है। ओके, लेकिन जरूरी नहीं है, एज लॉन्ग एज आपका अच्छा आपने प्लान आपका दिया हुआ है। अगर आप नया बिजनेस को करना चाह रहे हैं, स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, काम कैसे होगा, आपका रोल क्या होगा, ट्रेड कितनी होगी, किस तरीके से होगी, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है इस वीजा के लिए। राइट। सो इन शॉर्ट, अगर आप पाकिस्तान से यूएस से बाहर फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका यूएस के साथ मामला आते हैं, 50% एंड ऊपर ट्रेड है, तो ये वीज़ा आपके लिए आइडियल है, आपको यूएस में एक लीगल रेजिडेंस मिल जाएगी। नाउ जिस तरह हमें शुरू में कहा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, लोग बड़े परेशान, ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, तो क्या वो कुछ पाथवेज होते हैं, ट्रांजिशन किस तरह से हो सकती है? क्योंकि बिल आखिर हर किसी का होता तो है कि ग्रीन कार्ड मिल जाए किसी तरह से। हाँ, डेफिनेटली फिर अदर रूट्स हैं आपके पास ऐसे है कि आप अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आपने स्टैब्लिश करके आप आ रहे हैं, तो आप उसको सीनियर मैनेजर की कैटेगरी वाली जो L1 के ऊपर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग, आपको बात करनी पड़ेगी, आपको पाथवे बनाना पड़ेगी। वो अभी से नहीं होगा, लेकिन अभी से हम डिस्कस कर सकते हैं, हम उनको पाथवे समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन उसमें पूरा होमवर्क चाहिए होगा। रोड मैप आपको जो है ना सिर्फ बताया जा सकता है कि डिफरेंट वेज हैं, सिर्फ आप, क्योंकि बहुत से लोग E2 से भी कन्वर्ट होते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों पर चले जाते हैं। देयर आर सो मेनी वेज टू गेट ग्रीन कार्ड, बट फिलहाल जो है अगर देखा जाए कि ये नॉन इमिग्रेंट वीजा। अच्छा, हमने अपने प्रीवियस सीजन के अंदर E2 वीज़ा के ऊपर बात की थी, इट्स ऑब्वियसली नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एज वेल, और उसमें कुछ हमने रकम इन्वेस्ट करनी होती है, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, समथिंग लाइक दिस। तो E2 वीज़ा में और E1 वीज़ा में क्या डिफरेंस है? मैं आऊँगा वो थोड़ा सा क्लियर। देखिए, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस जो उसके अंदर नजर आता है वो ये होता है कि ना वहाँ E2 वीजा के अंदर आपको सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट दिखानी या करनी है, दोनों में से सूरत है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कोई कि आपको सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट, इसमें आपको दिखाना है सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ट्रेड है, ये नहीं है आपकी, और पहले रही है या हो सकती है, तो उस बुनियाद के ऊपर आपको ये दोनों वीजाज मिल सकते हैं। दोनों अच्छे पाथवे हैं और अच्छा काम हो सकता है, बट इसके लिए प्रूफ तो करना पड़ेगा कि आपकी ट्रेड है। ऑलराइट, और ये जो वीज़ा हमें मिल रहा है, इसकी वैलिडिटी क्या, और ये एक्सटेंडेबल भी है? जैसे कहा मैंने कि 2 years का तो मिनिमम आपको मिल जाता है, अदरवाइज ये 5 years का स्ट्रेट अवे भी मिल जाता है आपको, और ये एक्सटेंडेबल है एज लॉन्ग एज आपका बिजनेस चल रहा है और जो आपने
बात कही थी और वही सिनेरियोज अभी तक हैं, तो आपका इंडेफिनिट जो है ना वो मिल सकता है। ऑलराइट, एंड इन कंट्रास्ट टू चलता रहे। ऑलराइट, एंड इन कंट्रास्ट टू द अदर वीजा क्लासेस, फैमिली मेंबर्स इसमें साथ में कंपनी कर जी, सकते हैं? फैमिली मेम्बर कंपनी कर सकते हैं इसके अंदर, आप बिल्कुल जा ठीक है। सकते हैं, और वो भी उसी नॉन इमिग्रेंट स्टेटस के ऊपर ही होंगे। ऑलराइट, और प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से अगर हम बात करें, पाकिस्तान से एक बड़ा लोगों को होता है कि यार अमेरिका का कोई भी वीज़ा डालेंगे सालों लग जाएंगे, तो इसका प्रोसेसिंग टाइम मैं चाहूँगा आप देखिए, ज़रा E2 बताएं। हो, E1 हो, ये नॉन कैपिंग वीज़ा है, Right. तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा वेट की ज़रूरत नहीं होती है। Okay. तो ये आप 3 महीने 4 महीने के अंदर अंदर आपका प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट हो जाता है। Alright. एक वो हजरात लोग भी कर सकते हैं, खासतौर पे मैं उनके लिए भी उनको भी मुतवज्जो करूंगा कि जो लोग यूएस का वीज़ा होल्डर हैं एक्चुअली, Alright. अगर उनके पास इन दोनों में से किसी भी वीज़ा का, E2 का या E1 का अगर कोई बनता है सिनेरियो, तो वो हजरात वहाँ पर रहकर भी चेंज ऑफ स्टेटस के ऊपर जा सकते हैं। Okay. पर चेंज ऑफ स्टेटस में एक बात ये होती है कि ना, आप चेंज ऑफ स्टेटस में ऑब्वियसली एक सडन अमाउंट ऑफ टाइम तक आप बाहर नहीं निकल, क्योंकि आप बाहर निकल गए तो वीज़ा तो नहीं, आपने चेंज ऑफ स्टेटस कराया था, तो फिर वीज़ा आपको अपनी एम्बेसी से अप्लाई करना पड़ेगा। और ये मेरे पास एग्जैक्टली एक एग्जांपल मौजूद है, हमारे एक क्लाइंट जिन्होंने कोई यूएस लॉयर से E1 के ऊपर काम किया और उसको ले लिया, चेंज ऑफ स्टेटस करा लिया। अब वो उस लॉयर ने, जब लोग बात करते हैं भाई यूएस लॉयर होना चाहिए, तो उस लॉयर हजरात ने उन कंपनी से भी ये नहीं बताया कि स्टेटस आप जो है ना वो बाहर नहीं निकलना चाहिए आपको। एडजस्ट कर रहे हैं तो आप बेसिकली एक स्टेटस गेन कर रहे हैं, वो एक तरह से वीज़ा तो आपको नहीं मिलता, वीज़ा आपको और यूएस फिर वो रिफ्यूज हो गया जब यहाँ आए, तो वो डेफिनेटली ऑन डिफरेंट रीजन वो ज़्यादा बता नहीं हो सकता, कोई ड्यू डिलिजेंस था या कोई था, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं, उसके ऊपर हम कोशिश करें कि उनको वीज़ा दिलवा के दें। तो ये एक जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। राइट, और इस वीज़ा को अप्लाई करने में ज़ाहिर है क्योंकि तबका तो ज़ाहिर है छोटा है, क्योंकि लोगों को इतनी मालूमात नहीं है। अब हम कोशिश करें लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा है बहरहाल जो ट्रेड करते हैं यूएस से, तो उनको इस वीज़ा के बारे में पता होना ज़रूरी है। लेकिन जब ये वीज़ा अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम तो एक्सपीरियंस कर चुके हैं बहुत सारे मामला को, क्या कोई कॉमन रीजंस होते हैं रिजेक्शन के, और क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप समझते हैं कि इसमें लगाना लाजमी है, तब जाकर ये वीज़ा मिल जाएगा? देखिए, कॉमन जो इसके अंदर रिजेक्शन का जो है मामला होता है, वो बेसिकली तो यही होता है कि आप ट्रेड को सही से जो क्या मामलात और ताल्लुकात, उसके डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपरली नहीं दे पाते। तो मेनली आपको जो है वो कंसिडर, एक तो प्लान आपका अच्छा होना चाहिए हमेशा, चाहे E2 में कर रहे हैं चाहे E1 में कर रहे हैं, तो आपने प्लान करेंगे क्या होगा, आपका रोल क्या होगा, किस तरीके से आप वहां पर ट्रेड करेंगे, और किस तरीके से आप जो है ना वो यूएस को लिए फायदेमंद होगा, और यूएस से ऑन गोइंग आपकी ट्रेड कैसे चलती रहेगी। तो वो सारे इनवॉइसेस, तो वो इनवॉइसेस वगैरह जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, कॉन्वाइसेस हो गए, और सारा आप जो है वो दिखा रहे होंगे। तो इसके अंदर हम आपकी ये हेल्प करेंगे ताकि एक स्ट्रीमलाइन किया जाए और आपके डॉक्यूमेंट्स को जो है ना वो प्रॉपरली आपको गाइड कीजिए कि कौन से डूज एंड डोज होना चाहिए। तो उसमें हमारी जो है वो खिदमत हासिल होंगी। तो ये एक मेनली काम होता है कि लोग बगैर देखे हुए और समझे हुए अप्लाई कर देते कि भाई रेशियो भी नहीं उनको पता, या कैसे उनको कन्विंस करना है। तो बेसिकली तो इंटरव्यू, क्योंकि हम इंटरव्यू प्रिपेयर भी करवाते हैं फिर इस मामले में कि आपने क्या चीज़ कहनी है और क्या चीज़ को जो है ना अवॉइड करना है। सो फ्रीलांसर्स के, इसमें हम शुरू में कहा, जो डिजिटल सर्विस फॉर एग्जांपल बंदा प्रोवाइड कर रहा है रिमोटली बैठे हुए, तो वो लोग भी इस वीज़ा के तहत एलिजिबल हो सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली, अगर यूएस के साथ की मामला है। अगर वो प्रूव कर सकते हैं कि उनको प्रीवियसली या आने वाले उसके अंदर भी जो है वो उनका 50% एंड अबव मामलात रहेंगे यूएस के साथ, तो डेफिनेटली ये एक वीज़ा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एटलीस्ट आप पेनिट्रेट कर रहे हैं, एटलीस्ट आप यूएस के अंदर जा रहे हैं और अपने बिजनेस को, और खासतौर पे जो जेनरली कर रहे हैं या जेनरली काम करना चाहते हैं, अगेन वही वाली बात कि सिर्फ आप गेन स्टेटस करने के लिए, तो उनके लिए बहरहाल मिल तो शायद जॉब चले भी जाए, और हम जैसे लोग या कोई और लोग जो है उनको मदद कर दें इन सब बनने और बनाने के अंदर भी, लेकिन जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो शायद फिर आपको थोड़ा मुश्किलात का सामना, क्योंकि आप वो काम तो ना करने जा रहे हैं, बाद में आपको जो है एक्सटेंशन के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश तो यही करें कि लेजिटिमेट लोग ही अप्लाई करें और लेजिटिमेट तरीके से अप्लाई करें, तो ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। नहीं, ऑब्वियसली बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी फीस भी आप देखें ना, बहुत सस्ता सा एक वीज़ा है, 315 जो है ना डॉलर्स की आपकी फीस है इसके अंदर, D160 आपने फॉर्म फिल आउट करना है, तो और फिर डॉक्यूमेंटेशन है जो है एम्बेसी आपको बहरहाल इंस्ट्रक्शंस भी देगी कि आपने ये जब कुछ क्लेम किया, जो क्लेम करेंगे उसके एविडेंसेस फिर आपको देने पड़ेंगे। तो उसमें एहतियात की सिर्फ ज़रूरत होती है, और वो एक माहिर लोगों के साथ अगर आप जुड़ के काम करेंगे तो ऑब्वियसली आपको आसानी हो जाएगी। जिस तरह आपने कहा माहिर हिकमत अमली ज़रूरी है, तो मैं चाहूँगा उसके ऊपर थोड़ा सा अगर एम्फसाइज करें कितना ज़रूरी, क्योंकि बिजनेस प्लान की आपने बात छेड़ दी, वो इसके अंदर ज़रूरत है इस वीज़ा को अप्लाई करने की। तो प्रोफेशनल हेल्प लेना कितने हद तक ज़रूरी होगा, क्या मैंडेटरी होगा या खुद से भी कर सकते हैं, और अगर लेते हैं तो क्या फ़ायदा है? नहीं, खुद से कर सकते हैं इसको, कोई मज़ायका नहीं है इसके अंदर। अगर आप केपेबल हैं, अगर आप समझते हैं कि मैं अच्छा से डिफेंड कर सकता हूँ अपने केस को, तो कर लेना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि फ़ीस भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, फॉर्म्स भी कोई इतने वो नहीं है, D160 वही फॉर्म आप फिल आउट
आउट कर रहे हैं। बट अगेन द थिंग इज कि जो अब आगे के मामला हैं सबमिशन और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जो आपने करनी है एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद, जो आपके पास प्रॉपरली अगर आप सबूत नहीं दे पा रहे, अच्छा एसओपी, तो स्ट्रेटजी जो है वो मिलकर अगर आप बनाते हैं तो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। ऐसे ही किसी है। एक्सपर्ट के साथ जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास एक्सपोजर है, यूएस ऐसे का ही भी है। एक्सपोजर है और कंट्रीज का एक्सपोजर है, बिजनेस का एक्सपोजर है, खुद बिजनेसमैन भी है, Exactly. तो वो ज़्यादा अच्छे अंदाज में आपको गाइड कर सकता है, बता ऐसे ही है। सकता है और आपको लेकर हाथ पकड़ के ले जा सकता ऐसे है। ही, बहुत तो ज़रूरी थोड़ा सा अगर आप कोई इन्वेस्ट कर देंगे सर्विसेज में, क्योंकि आप खिदमात लेने जा रहे हैं, वीज़ा हम नहीं कोई ना परचेज या सेल कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसे कंपनी से जुड़ जाएंगे जिनसे आप ज़रूर समझते हैं कि भाई मैं ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपने आप को डिफेंड कर सकूंगा, तो ज़रूर लेना चाहिए, इसमें कोई मजाक नहीं। एक्सपोजर की आपने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस होने का भी एक्सपोजर, और सुपीरियर कंसल्टिंग में बेनिफिट यही होता है कि सीनियर्स ओनर्स खुद पार्टिसिपेट करते हैं, तो बिजनेस का एक्सपोजर होना भी ज़रूरी है और खासतौर पे यूएस का एक्सपोजर होना भी ज़रूरी है कि आपके फुटप्रिंट्स हैं, आपने खुद चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, आपके मामला हैं, एसोसिएशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा और जो है इसके वो साथ मैटर साथ करती हैं। आपका टेक्नोलॉजी वाइज भी, जब आपका Exactly. कंसल्टेंट खास तौर पर, मतलब मैं एक लाइटर मोड में बात कर रहा हूँ कि ज़रूरी तो नहीं है, बट अगेन अगर आपके पास ये भी चीज़ आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है कि एक आपका कंसल्टेंट खुद टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट भी है, तो वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा समझता भी है, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा कई जगह पर, खासतौर पर टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऐसा ही है। लोग जब इस वीज़ा में या और वीज़ाज में, फ्रीलांस वीज़ाज में अप्लाई करना चाहते हैं, तो नोमैड वीज़ाज हैं, तो आप हमें किसी भी वीज़ाज के लिए जो नोमैड वाले लेवल पर भी है तो वो रब्ता कर सकते हैं। जहाँ जहाँ हमारी एक्सपर्टीज़ हैं, जहाँ जहाँ हम प्रॉपरली और परमानेंटली भी काम कर रहे हैं, तो हम हेल्प करते हैं लोगों को, इंशाल्लाह उनको नहीं, फायदा बहुत ज़रूरी है प्रेजेंस होना, इन्वॉल्वमेंट होना, एक्सपर्टीज़ होना। ऐसा ना हो कि आप कंसल्टेंट के ऑफिस में दाखिल हों और आपको सिर्फ उसकी तस्वीर नज़र आए, आपकी कभी मुलाकात ना हो सके और वो आपके केस पे कभी काम भी ना करे, सिर्फ सबऑर्डिनेट्स के हाथों में नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत जो है वो आपको एडवांटेज करती है व्हेन इट कम्स टू सुपीरियर कंसल्टिंग। सर आई थिंक हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली, इवन वीज़ा के हवाले से। ये एक ऐसा वीज़ा जो काफ़ी अंडररेटेड है और उसके पे ज़्यादा बात नहीं, हमने सोचा आज इसको कवर करें। मजीद आने वाले एपिसोड्स में आपके साथ मुख्तलिफ और प्रोग्राम्स पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आवाम की बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स की ख्वाहिशात हैं, लेकिन ये लिमिटेड जो है वो सीजन्स और सीरीज़ होती है, इसके अंदर हम चाहते हैं कि हम डिस्कस कर लें कंसिडरिंग आवर ओन अवेलेबिलिटी, द वर्कलोड वी हैव और हमारी जो ट्रैवलिंग होती है, उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, एंड आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। और अगर आप इसी तरह के मजीद एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो सुपीरियर कंसल्टिंग की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। इमिग्रेशन टॉक सीज़न 3 जारी है, 2 एपिसोड्स आप देख चुके हैं, 3 एपिसोड्स मजीद आने वाले हैं, मजीद न्यू प्रोग्राम्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारी माहिर टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, एक्सपर्ट गाइडेंस लेना चाहते हैं, प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं हमारे कंसल्टेंट्स के साथ, इंक्लूडिंग मी एंड सर आदिल ऑफ कोर्स एंड हमारी जो टीम है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक करके हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे, जो सुपीरियर कंसल्टिंग का ऑफिशियल व्हाट्सएप है, और हमारी टीम आपको फिर वहाँ से जो है वो गाइड भी करेगी और रब्ता भी करेगी। सो आई होप दिस वॉज इंसाइटफुल एंड फ्रूटफुल फॉर यू, एंड दिस इज अबू बकर आदिल साइनिंग ऑफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।